अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकी। जब डिलीवरेंस की बात आए तो मईशत के हवाले से इस वक्त मौजूदा हुकूमत को जो चैलेंजेस दरपेश हैं उसमें काम करती नज़र आ रही है। वज़ीर आज़म तुर्की के दौरे पर जहां B2B कॉन्फ्रेंस हुई और वहाँ पे जो तुर्क ग्रुप्स हैं उनको सरमायाकारी करने के लिए पाकिस्तान में दावत दी गई। यही एक सबसे बड़ा चैलेंज मौजूदा हुकूमत के लिए नज़र आता है, जिस पर कई माहिर माशियात हों या फिर अपोजिशन की जमातें हों, वो यही तनकीद करती हैं कि मौजूदा हुकूमत फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लाने में अब तक कामयाब नहीं हो सकी है। दूसरी जानिब अगर परफॉर्मेंस मुआशी हवाले से देखी जाए तो FBR के जो ताज़ा तरीन फिगर सामने आए जो अभी तक के हैं, जिसमें पिछले माली साल के हवाले से जो टैक्स कलेक्शन है, आपको याद होगा वो जो रेवेन्यू टारगेट रखा गया था, इस मरतबा भी सैलरीड क्लास सबकत ले गई। यानी सबसे ज़्यादा टैक्स अगर आप कंपेयर करें बाअसर एक्सपोर्टर से, बाअसर रियल एस्टेट के जो फ़रोख्त करने वाले कुनंदगान हैं उनसे, या फिर इवन अगर आप रिटेलर्स का विद होल्डिंग टैक्स भी जमा कर लें तो पूरे साल में सबसे ज़्यादा टैक्स, यानी सबसे ज़्यादा अगर ख़जाने में किसी ने कंट्रीब्यूट किया तो वो सैलरीड क्लास ने किया है। और यही अगर आप इस पिछले साल यानी कि उससे पिछले साल चले जाएं तो जो फिगर मुझे याद आता है वो 585 अरब सबसे ज़्यादा फिर सैलरीड क्लास ने दिया था। इस मरतबा कुछ रिलीफ देने की कोशिश तो ज़रूर की गई है, लेकिन इस हुकूमत को ज़ाहिर है वॉक द टॉक करना होगा। अनटैप्ड जो सेक्टर्स हैं या जो बहुत कम देते हैं उन बाअसर से सबसे ज़्यादा लेना होगा, क्योंकि रेवेन्यू टारगेट भी अगले माली साल का पिछले माली साल के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा है। एक खबर दी गई जिसका इंतज़ार सबको था, गुज़िश्ता रात वो आई जो पेट्रोलियम मसनूआत थी, जिसमें पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों के अंदर ₹1.97 फ़ी लीटर कमी की गई। इस पर जमात इस्लामी भी नाराज़ है और लोग तो ज़ाहिर नाराज़ होंगे, क्योंकि जिस तेज़ी से ये कीमतें बढ़ी उस तेज़ी से नीचे आ सकती तो हैं, लेकिन क्या किया जाए, वो एक पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी भी है और दीगर टैक्सेस भी हैं जो हमारी हुकूमतें पेट्रोल और डीजल पर या पेट्रोलियम मसनूआत पर लिया करती हैं। सब पर बात करने के लिए हमारे साथ इन फोकस हैं कोऑर्डिनेटर टू प्राइम मिनिस्टर राना एहसान अफजल खान साहब। बेहद शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस। सो पहले पेट्रोल की प्राइस से ही आगाज़ कर लेते हैं, वहीं से हुकूमत के हवाले से ज़ाहिर है कि अवाम में जो एक जिसे कहते हैं एक गुड कहते हैं ना कि द गवर्नमेंट इज़ डूइंग गुड, उसके लिए एक वो फीलिंग ज़रूर आती है। तो गुज़िश्ता रात ये जो कमी की गई है ये बहुत ही मिनिमल कमी है। क्या ये टैक्सों का बोझ आप लोग अभी तक कम नहीं कर सकते? क्या इस तरह से कोई IMF डिप्लोमेसी नहीं कर सकते कि लोगों पर कम बोझ पड़े? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया नादिया। देखें, ये तकरीबन 109 रुपए पेट्रोल के ऊपर पीक से अब तक कमी हो चुकी है और हुकूमत की कमिटमेंट थी कि हम इसको पास ऑन करेंगे, इमीडिएटली करेंगे, तो हमने किया। अभी दो तीन चीज़ें हैं जो लोग मिस कर लेते हैं। आलमी मंडी में जब आप गूगल पे सर्च करते हैं तो तेल की कीमतें तो प्री वॉर लेवल पे आ गई हैं, लेकिन बहुत सारे प्रीमियम, इंश्योरेंस कॉस्ट, लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट वो अभी नॉर्मलाइज नहीं हुई, जिसकी वजह से कोई जितनी कमी हम दे सकते थे हमने दी है। फिर दो तीन चीज़ें और भी हुई हैं। हमने क्लाइमेट लेवी को डबल किया है, लेकिन वो हमने पेट्रोलियम लेवी के अंदर एडजस्ट कर दिया। वो जो ₹2.5 हमने बढ़ाए, तो ₹2.5 हमने पेट्रोलियम लेवी को कम भी किया, तो वो तो एक न्यूट्रल इम्पैक्ट आया। लेकिन वो ₹5 तक चला गया है ना क्लाइमेट लेवी, वो ₹5 तक चला गया, डीजल पे भी और पेट्रोल पे। एक तो ये चीज हुई है, और वो हमारा ऑब्वियसली जो कमिटमेंट है IMF के साथ, और जो अब हमने बजट के ऊपर भी एक हदफ रखा हुआ है, उसको अचीव करने के लिए हमने वो किया है। और उसके अलावा एडजस्टमेंट हुई है पेट्रोलियम लेवी की। हमने पेट्रोल की पेट्रोलियम लेवी को बढ़ाया है और डीजल की पेट्रोलियम लेवी को कम किया है, तो जिसकी वजह से ये आपको जो है ये कोई गालबन 8 से 11 रुपए की कमी पेट्रोल पे होनी थी, जो मैक्सिमम हो सकती थी, वो इन एडजस्टमेंट्स की वजह से और वो नहीं वो प्रॉपर्ली हुई। लेकिन हम समझते हैं कि गोइंग फॉरवर्ड जिस तरह ये इंश्योरेंस प्रीमियम्स हैं, और या वॉर इंश्योरेंस की कॉस्ट जिसने बढ़ाई है, या लॉजिस्टिक्स जब नॉर्मल होती है, तो हमारी ये कमिटमेंट है कि हम इसको पास ऑन करते रहेंगे। और हमें नजर आ रहा है कि पेट्रोल प्राइसेस इंशाल्लाह आगे आने वाले हफ्तों के अंदर कमी की तरफ जाएंगी, तो बी पेशेंट। लेकिन इसमें ये नहीं है कि कोई जो जिस तरह पिच किया जाता है कि OMCs को प्रॉफिट दिया जा रहा है या उनको, ऐसा कुछ नहीं।
ओके ओके, चलें, आपने ये कह दिया और अब अच्छी खबर ये है कि आप कह रहे हैं कि इन द कमिंग वीक्स ये बतदरीज कम होगा। अब आते हैं जो आलमी बैंक यानी वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट आई थी और सब आपकी नज़र से भी गुजरी होगी, जिसमें उन्होंने बात की है एनएफसी के हवाले से और उन्होंने कहा कि एनएफसी को ओवरहॉल करने की ज़रूरत महसूस की। अभी तो बजट से कबल जो सूबों से इजाफी ग्रांट ली गई विदाउट टचिंग दी एनएफसी, ऐसा ही है ना कि पहले तो वो रिव्यू के हवाले से बात नहीं हो सकती थी क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो बहुत क्लियर है। अब वो ये कहते हैं आलमी बैंक वाले कि वो जो हम लोग पॉपुलेशन के ऊपर मबनी करके और एनएफसी का अवार्ड होता है, उसके बजाय हमें दीगर और उमूर उन्होंने उस रिपोर्ट के अंदर मेंशन किए हैं कि कौन कितना जो है वो रेवेन्यू जनरेट कर सकता है, यानी एबिलिटी या कैपेबिलिटी किस में सबसे ज़्यादा है, और इसी तरह की परफॉर्मेंस बेस्ड के ऊपर होना चाहिए। तो क्या इन फ्यूचर आपकी हुकूमत ये समझती है कि इस पे कोशिश करेगी कि एनएफसी का रिव्यू हो ताकि वंस एंड फॉर ऑल ये मामलात भी आप लोग सेटल करके ही जाएं? देखिए, नंबर एक, इसमें वर्ल्ड बैंक जो है पाकिस्तान के साथ बड़े अरसे से एंगेज कर रहा है, पाकिस्तान की मईशत को, इकोनॉमी को। तो एक थर्ड पार्टी पर्सपेक्टिव आपके पास आया है कि जो एक न्यूट्रल थर्ड पार्टी है जो पाकिस्तान की मईशत में एक पार्टनर भी है और हमें सपोर्ट भी देते हैं, उनकी राय आई। अब ऑब्वियसली उसको हमें देखना चाहिए, पढ़ना चाहिए। अगर एक न्यूट्रल बॉडी ये कह रही है कि इसको रिव्यू करने की जरूरत है, तो वो कोई बाइंडिंग नहीं है हमारे ऊपर, मस्ट नहीं है। तो लेकिन इट इज अ सजेशन व्हिच वी शुड स्टडी एंड व्हिच वी शुड डिस्कस। नंबर 2, देखें, ये कोई पत्थर पे लकीर नहीं है कि एनएफसी तय हो गया तो ये अब दिस इज द लास्ट थिंग एंड इट विल नेवर चेंज। वी आर अ डेमोक्रेसी है, हमें अपनी करंट सिनारियो को देखते हुए कि हमारी मईशत कैसे मैनेज हो रही है, नहीं हो रही, क्या चैलेंजेस हैं, उसको हमें रिवाइज करने का हम हक भी रखते हैं और ये डिस्कशन भी होनी चाहिए। ये कोई फुल स्टॉप नहीं है कि आप इसको डिस्कस भी नहीं कर सकते। देखिए, तीसरी बात, ये जो सबसे बड़े हमारे नाकिदीन हैं जिसमें मिफ्ता इस्माइल, खाकान अब्बासी, मोहम्मद जुबैर साहब, उस सारे ये जब हमने ये सूबों से पैसे नहीं लिए थे उससे पहले यही कहते थे कि एनएफसी को रिव्यू करें, एनएफसी को रिव्यू करें, एनएफसी को रिव्यू करना पड़ेगा, वफाक के पास कुछ नहीं है। जब हमने सूबों से पैसे ले लिए तो उन्होंने कहा जी देखें ये कितने नालायक हैं, इनका गुजारा नहीं होता था सूबों से पैसे लिए बगैर। तो यानी कि अगर हमारे बड़े नाकदीन भी वो कह रहे हैं कि एनएफसी को रिवाइज करने की जरूरत है और हम भी समझते हैं, देखें ये चीजें हमारा मकसद बिल्कुल, हम पॉपुलेशन को भी देखें, हम और फैक्टर्स को भी देखें, और अगर मुल्क की कोई बेहतरी निकलती है तो दिस शुड बी अ टॉपिक ऑफ डिस्कशन ऑल द टाइम। ये कोई हतमी चीज नहीं होती कोई कि जी ये आप फाइनेंशियल मॉडल को चेंज नहीं कर सकते, या जो इंटरेक्शन है बिस्ट जो है वो सारा सूबों में जा रहा है। तो ये जो एक पॉइंट ऑफ व्यू हमारा है कि इसको डिवॉल्व होना चाहिए सूबों के अंदर, ये इट इज एन इम्पोर्टेंट टॉपिक टू डिस्कस। इसी तरीके से आपकी जो मईशत है, इकोनॉमी है, जो एक्सपोर्ट है, वो सूबों का उससे कोई लेना देना ही नहीं है। सूबों को पता ही नहीं है कि ये भी कोई चीज है, वो एक्सपोर्ट को टैक्स कर रहे हैं। तो वो भी सिंक्रोनाइजेशन होनी चाहिए वफाक की सूबों के साथ, ये चीजें डिवॉल्व होनी चाहिए। ये सारी एनएफसी की रिवीजन की डिबेट्स हैं जो मैं समझता हूँ बड़ी वैलिड है आज, और इसके ऊपर बातचीत होनी चाहिए। तो जैसे आपने कहा ना कि क्योंकि थर्ड पार्टी एक न्यूट्रल व्यू भी आपके सामने आया है, ये व्यू थर्ड पार्टी से आपके पास आया है और साथ में आईएमएफ की आपको याद होगा वो गवर्नेंस वाली जो रिपोर्ट थी वो भी, और फिर जाहिर है कि माहिर माशियात भी इस मुल्क के अंदर जितने रहे हैं, फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर्स, वो भी कह के थक गए हैं कि जी टैक्स बेस को आपको बढ़ाना होगा। एग्रीकल्चर इनकम टैक्स पर इसी रिपोर्ट के अंदर जोर भी दिया गया कि उसकी वसूली, ज़राई आमदन पर टैक्स वसूली और प्रॉपर्टी टैक्स के यकसा नफाज पर जोर दिया गया। और इब्तिदा में ही मैंने एफबीआर के फिगर्स आपके सामने रखे कि जिसमें सैलरीड क्लास ने इन सब लोगों से ज्यादा टैक्स दिया है। ये कितनी शर्म की बात है कि सैलरीड क्लास आपके मुल्क में है ही कितनी, उस पर कितना बोझ हुकूमत डालती आई है। अच्छा, इस पे नादिया, एक तो मैं ये हमेशा ये फिगर दिया जाता है और कहा जाता है जी सैलरीड क्लास ने एक्सपोर्टर से भी ज्यादा टैक्स दिया, रिटेलर से भी ज्यादा टैक्स दिया, उसने जो है वो फलाने सेक्टर से भी ज्यादा टैक्स दिया। देखें, जो सैलरीड क्लास है वो पूरी आपकी मईशत को रिप्रेजेंट करती है, क्योंकि सैलरीड क्लास आपकी एक्सपोर्ट सेक्टर में भी है, रिटेल सेक्टर में भी है, एसएमई में भी है, सारे सेक्टर्स को, तो पूरी जीडीपी की सैलरीड क्लास है। जब हम एक्सपोर्टर्स की बात करते हैं तो एक्सपोर्ट इज ओनली 7% ऑफ द जीडीपी।
तो ये कंपैरिजन आप दुरुस्त फरमाइए कि सैलरी क्लास का एक सबसे बड़ा फिगर है, लेकिन इट इज नॉट अ राइट कंपैरिजन कि हम सैलरी क्लास का हवाला दे के हम एक्सपोर्टर्स पे टैक्स लगा दें। एक्सपोर्टर is only a small percentage of your GDP, जबकि सैलरी क्लास आपकी ऑल अक्रॉस सब सेक्टर से रिप्रेजेंटेटिव है। बाकी उनका टैक्स रेट हमने ये फील किया कि इट वाज नॉट राइट, ये टैक्सेशन ज्यादा है, अभी भी ज्यादा है, हम इस चीज को भी एडमिट करते हैं। हमारे पास गुंजाइश निकली, हमने सबसे पहले उनको फैसिलिटेट किया, अगले बजट में हम उनको मजीद फैसिलिटेट करेंगे। हमने सुपर टैक्सेस जो है जो उसको 9% को अबॉलिश किया। तो हमें ये वी रियलाइज इट, और हमारी डेस्परेशन है कि वी नीड टू फाइंड द फिस्कल स्पेस। इस साल के अंदर अगर एफपीआर अपना परफॉर्म करती है और टैक्स एवेजन के ऊपर कार्रवाई करती है और अपनी टैक्स बेस को बढ़ाती है, और जिस तरह आपने सूबों, तो फिर डेफिनेटली ये स्पेस हम इसकी करेक्शन करेंगे टैक्स रेट। तो राना साहब, आखिर में ये तो बताइए कि सियासी तौर पर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब या पीपल्स पार्टी जब नाराज होती है तो वो तो मनाने में आप लोग कामयाब होते हैं। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट काफ़ी नाराज लगी। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की, उन्होंने वफाक से डिमांड किया है कि शहबाज शरीफ साहब से कि वो उस मुआहदे का जो कि हुआ था उसके जामिन भी थे, और उन्होंने मुतालबात पूरे करने का कहा, और दोबारा से उन्होंने सिंध के गवर्नर का जिक्र किया कि बगैर बताए सिंध के गवर्नर की तब्दीली हुई और वो वापस तब्दील किया जाए, वरना वहाँ तक गए हैं कि उनके जो सारे मुतालबात थे वो पूरे नहीं होते तो वो अपोजिशन बेंचेस पर भी बैठ सकते हैं या फिर किसी एहतजाजी तहरीक की तरफ भी जा सकते हैं। सो ये मामलात कैसे चल रहे हैं एमक्यूएम के साथ? देखिए, हमने कभी कमिट नहीं किया था कि गवर्नर पंजाब सिंध उनका होगा, ये कमिटमेंट कोई नहीं थी एमक्यूएम के साथ। उनको तो शुक्रगुजार होना चाहिए कि हमने फौरी तौर पे अपना जो हमारा राइट था उसको हमने इम्प्लीमेंट नहीं किया, और हमने उनको वक्त दिया कि उनका गवर्नर जो है ही वाज देयर, सो वी लेट हिम बी। एक तो ये देखें, दूसरी चीज ये, हम उनके साथ बैठेंगे, हम उनके साथ एंगेज करेंगे, हमारे पार्टनर्स हैं, उनकी नाराजगी हम दूर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये दिस इज अ चैलेंज विद कोalition गवर्नमेंट्स कि आपका जब भी बजट हो, आपका कोई और मुश्किल वक्त हो, तो तब फिर कोalition पार्टनर्स भी जो है वो अपना मसल फ्लेक्स करते हैं और एक बार्गेनिंग के अंदर आप जाते हैं। दिस इज पार्ट ऑफ द पॉलिटिकल कोalition सिस्टम। जब आपके पास मेजॉरिटी उस तरीके से ना हो तो बट वी विल टेक देम अलॉन्ग, हम उनके साथ बैठ के वी विल टॉक विद देम, और हम समझते हैं कि ये हम इस वी विल ओवरकम दिस। ये कोई ऐसी कोई थ्रेट नहीं है जो कि गवर्नमेंट की कंटिन्यूटी को या कोई गवर्नमेंट के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज हो, एग्जिस्टेंशियल। तो इट्स नॉट दैट, सो वी विल वर्क विद देम एंड वी विल रिजॉल्व। लेकिन उनका गवर्नर अब आप वापस नहीं कर सकते, अब जो तैनात हो गए निहाल हाशमी साहब वही गवर्नर सिंध रहेंगे। देखें, अगर तो ये हमारी कोई कमिटमेंट थी उनके साथ तो दे कैन लेट अस नो, लेकिन अगर कमिटमेंट नहीं थी देन इट इज एन एक्स्ट्रा डिमांड दैट दे आर मेकिंग। सो ऑब्वियसली उस एक्स्ट्रा डिमांड के ऊपर फिर हमारी जो सियासी जो साइड है दे कैन सिट विद देम, और कोई अगर वो हमें रैशनल दे दें कि इसकी क्या लॉजिक है तो उसको सुना जा सकता है, लेकिन देयर इज नो कमिटमेंट। बहुत बहुत शुक्रिया। ना कभी भी। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया राना एहसान अफजल साहब फॉर द शो। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का।